नमस्कार दोस्तों। राजनीति को अक्सर युद्ध कहा जाता है, लेकिन मैं मानता हूं कि राजनीति युद्ध नहीं शतरंज है। युद्ध में ताकत जीतती है, लेकिन शतरंज में दूरदृष्टि। और भारतीय राजनीति में अगर किसी नेता को उसके समर्थक और विरोधी दोनों एक रणनीतिक खिलाड़ी मानते हैं तो वह नाम है अमित शाह। आज हम एक ऐसी राजनीतिक परिकल्पना पर चर्चा करेंगे जो अगर सच साबित हुई तो 2029 का चुनाव केवल एक चुनाव नहीं बल्कि पिछले कई वर्षों से चली आ रही एक विशाल राजनीतिक शतरंज का अंतिम चरण साबित हो सकता है। क्या विपक्षी दलों में हो रही टूट फूट, नेताओं का भाजपा और एनडीए की तरफ झुकाव, महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाना, परिसीमन की चर्चा, महिला आरक्षण और नई राजनीतिक साझेदारियां, क्या ये सभी अलग अलग घटनाएं हैं या फिर एक ही बिसात पर रखे गए अलग अलग मोहरे हैं? आइए शतरंज की बिसात को ध्यान से देखते हैं। दोस्तों, शतरंज का साधारण खिलाड़ी अगली चाल सोचता है, अच्छा खिलाड़ी 5 चाल आगे सोचता है, लेकिन ग्रैंड मास्टर ऐसी चाल चलता है जिसका मतलब दर्शकों को कई चाल के बाद समझ आता है। अमित शाह इस राजनीतिक चौसर के ग्रैंड मास्टर हैं। अमित शाह के बारे में उनके समर्थक यही दावा करते हैं। 2014 से पहले पूर्वोत्तर में संगठन बनाना, बंगाल में वर्षों तक बूथ स्तर तक काम करना, महाराष्ट्र में शिवसेना के समानांतर ताकत तैयार करना, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में विपक्ष के प्रभावशाली नेताओं को अपने साथ जोड़ना, ये सभी काम चुनाव घोषित होने के बाद नहीं हुए थे। इनकी तैयारी वर्षों पहले शुरू हुई थी। यही कारण है कि जब राजनीति में कोई बड़ी घटना होती है तब कई लोगों को लगता है कि उसकी पटकथा बहुत पहले लिखी। हाल ही में बंगाल की राजनीति में जो घटनाएं देखने को मिली उन्हें कई राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका दिया। कल्पना कीजिए, एक ऐसी पार्टी जिसका नाम देश का आम राजनीतिक दर्शक तक नहीं जानता, ना सांसद, न विधायक, ना कोई बड़ा जनाधार, और अचानक उस पार्टी का नाम राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का विषय बन जाता है। क्यों? क्योंकि बड़े राजनीतिक समूह उसके साथ खड़े दिखाई देने लगते हैं। यहीं से सवाल पैदा होता है, क्या भारतीय राजनीति में अब केवल चुनाव नहीं लड़े जा रहे? क्या राजनीतिक प्लेटफार्म पहले से तैयार रखे जा रहे हैं, ऐसे प्लेटफार्म जिनकी जरूरत समय आने पर पड़े? यह सवाल केवल बंगाल का नहीं है। अगर हम पिछले कुछ वर्षों का राजनीतिक नक्शा देखें तो एक पैटर्न दिखाई देता है। महाराष्ट्र, बंगाल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट, पंजाब, उत्तर प्रदेश, लगभग हर राज्य में भाजपा या एनडीए किसी न किसी रूप में विपक्षी नेताओं को अपने साथ जोड़ने में सफल रही है। कुछ नेता सीधे भाजपा में आए, कुछ सहयोगी दलों में गए, कुछ ने नया राजनीतिक रास्ता चुना, लेकिन एक बात समान रही, विपक्ष के प्रभावशाली चेहरे लगातार एनडीए की तरफ खिसकते दिखाई दे रहे। सवाल है क्यों? क्या केवल सत्ता का आकर्षण या कुछ और भी? अब आते हैं उस विषय पर जिस पर शायद सबसे कम चर्चा होती है, परिसीमन। आज लोकसभा में 543 सीटें हैं, लेकिन नया संसद लगभग 888 सांसदों की क्षमता को ध्यान में रखकर बनाया गया है। क्या यह केवल संयोग है? हो सकता है, लेकिन राजनीति में संयोग भी कई बार चर्चा का विषय बन जाता है। अगर भविष्य में परिसीमन होता है और सीटें बढ़ती हैं तो सबसे बड़ा प्रश्न होगा, इतने उम्मीदवार आएंगे कहां से? नई सीटों पर कौन लड़ेगा? कौन सा नेता किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा? कौन सा चेहरा स्थानीय समाज में प्रभाव रखता है? यही आपकी बिसात का अगला मोहरा दिखाई देता है। अगर किसी दल ने वर्षों पहले से नेताओं का बड़ा पूल तैयार कर लिया हो तो नई सीटों पर उसे लाभ मिल सकता है। अब एक और मोहरे को देखिए, महिला आरक्षण। 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होने की संभावना है। अगर सीटें बढ़ती हैं और महिला आरक्षण लागू होता है तो सैकड़ों महिला उम्मीदवारों की आवश्यकता होगी। यह केवल कानून नहीं होगा, यह राजनीतिक भर्ती का सबसे बड़ा अभियान होगा। जो दल अभी से महिला नेतृत्व तैयार कर रहे हैं उन्हें बढ़त मिल सकती है। यही कारण है कि भाजपा लगातार महिला नेताओं को आगे बढ़ाती दिखाई देती है। क्या यह केवल महिला वोट की राजनीति है या भविष्य की तैयारी? यह प्रश्न खुला हुआ है। भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा किला है उत्तर प्रदेश। 80 लोकसभा सीटें, सबसे बड़ा राजनीतिक प्रभाव, और यहां एक राजनीतिक ब्रांड उभरा है, योगी आदित्यनाथ। आज स्थिति यह है कि कई विश्लेषक मानते हैं कि 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2029 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल होगा। अगर भाजपा 2027 जीतती है तो उसका प्रभाव सीधे 2029 तक जाएगा, और अगर विपक्ष कमजोर होता है तो उसका असर और गहरा होगा। अब मेरे पूरे आंकलन पर विचार कीजिए।
अगर समाजवादी पार्टी के सांसदों में बड़ी टूट होती है, अगर 2/3 संसद अलग हो जाते हैं, तो उसका असर केवल सांसद तक सीमित नहीं रहेगा। वह संदेश जाएगा कि पार्टी का भविष्य अनिश्चित है। फिर जिला स्तर पर असर होगा, फिर संगठन पर असर होगा, फिर कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर होगा। और राजनीति में कई बार मनोबल सीटों से बड़ा हथियार होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सपा खत्म हो जाएगी। यूपी से उसका सामाजिक आधार अभी भी मजबूत है। यूपी में उसका सामाजिक आधार अब भी मजबूत है, लेकिन उसकी लड़ाई निश्चित रूप से कठिन हो जाएगी। अब दक्षिण भारत, यह वह क्षेत्र है जहां भाजपा को अभी भी विस्तार की आवश्यकता है। परिसीमन की बहस में दक्षिण भारत की पार्टियां सबसे अधिक सतर्क दिखाई देती हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि जनसंख्या आधारित परिसीमन से उनका प्रभाव कम हो सकता है। यहीं से नए राजनीतिक समीकरणों की चर्चा शुरू होती है। क्या भविष्य में कुछ क्षेत्रीय दल नए राजनीतिक रास्ते चुनेंगे? क्या पुराने गठबंधन टूटेंगे? क्या नए गठबंधन बनेंगे? राजनीति में इसकी संभावना हमेशा बनी रहती है। अब पूरे बोर्ड को ऊपर से देखिए। बोर्ड मतलब चेस बोर्ड। ये राजनीतिक बिसात, महाराष्ट्र, बंगाल, उत्तर प्रदेश, दक्षिण भारत, महिला आरक्षण, परिसीमन, विपक्षी नेताओं का एनडीए में आना, क्या ये सभी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? इसका कोई प्रमाण आज मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन राजनीति में विश्लेषण अक्सर प्रमाण से पहले शुरू होता है। और यही कारण है कि यह चर्चा इतनी दिलचस्प है। संभव है कि यह सब केवल सामान्य राजनीतिक घटनाएं हों। संभव है कि विपक्ष के नेता केवल सत्ता की राजनीति कर रहे हों। संभव है कि परिसीमन अभी दूर हो। और यह भी संभव है कि आज जो घटनाएं बिखरी हुई दिखाई दे रही हैं वो वास्तव में एक बड़ी रणनीति का हिस्सा हो। इतिहास बाद में फैसला करेगा, लेकिन एक बात तय है, अगर 2029 से पहले परिसीमन होता है, अगर महिला आरक्षण लागू होता है, अगर सीटें बढ़ती हैं, अगर विपक्ष दलों में टूट जारी रहती है, तो भारतीय राजनीति का बोर्ड पूरी तरह बदल जाएगा। और तब लोग पीछे मुड़कर पूछ सकते हैं, क्या शतरंज की बिसात बहुत पहले बिछा दी गई थी? क्या कुछ मोहरे वर्षों पहले अपनी जगह पर रख दिए गए थे? और क्या हम सब केवल उन चालों को घटित होता हुआ देख रहे हैं जिनकी तैयारी बहुत पहले शुरू हो चुकी थी? दोस्तों, राजनीति की शतरंज में सबसे खतरनाक चाल वह नहीं होती जो दिखाई दे रही है। सबसे खतरनाक चाल वह होती है जिसका उद्देश्य आपको तब समझ आता है जब आपका राजा पहले ही घिर चुका होता है। आपका इस पूरी राजनीतिक शतरंज पर क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जय हिंद।